नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह और आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो रीडिंग में बहुत ही डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हेडिंग्स के बाद अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी एक चीज में, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उस पर मैं वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक आप जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हमने लोकेट करना है, उसके आंसर्स को, और कैसे उसको हमने समझना है और हमने अपना आंसर एकदम सही कैसे हमने ढूंढना है। आपको एक बात बताऊंगा, जहां पे आपको कीवर्ड्स मिले आपने अपना आंसर वहीं ढूंढना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना। तो ये सब मैं आपको वीडियो में डिटेल बताऊंगा। चलता हूं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज जो मैं आपको पैराग्राफ कराने जा रहा हूं, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। उन 5 क्वेश्चन को मैं एक साथ ही पहले लोकेट कर लूंगा, उनकी लोकेशन की, उनके आंसर्स कहाँ पे हैं। फिर मैं आपको आगे उनकी ब्रीफली बताऊंगा कि उनके आंसर्स को हमने कैसे समझना है और कैसे उनको करना है। ये एक पैराग्राफ है, इसमें क्या है, इन द लास्ट डेकेड अ रेवोल्यूशन हैज अकर्ड, कि लास्ट डेकेड में एक रेवोल्यूशन आई थी इन द वे दैट साइंटिस्ट थिंक अबाउट द ब्रेन, मतलब उस तरीके में आई है जिसमें साइंटिस्ट ब्रेन के बारे में सोचते हैं। मतलब साइंटिस्ट के ब्रेन के बारे में सोचने में जो रेवोल्यूशन आई है वो लास्ट डेकेड में आई है। कुछ चेंजेस आए होंगे, उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ है और हम लोग देखते हैं कि इनके कितने क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। और मैं क्या करूँगा, इन 5 क्वेश्चंस की लोकेशन मैं पहले ही लोकेट कर लूँगा आज। ये आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन ये आज मैं आपको कराने लगा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 5 की लोकेशन पहले ही लोकेट कर रहा हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाए आगे आपको समझाना। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन था न्यूरो इकोनॉमिक्स इज ए फील्ड ऑफ स्टडी विच सीक्स टू। अब मुझे ये एक कीवर्ड चाहिए जहाँ पे न्यूरो इकोनॉमिक्स की बात होगी और फील्ड ऑफ स्टडी की बात होगी, वहाँ पे मेरा ये आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पैराग्राफ ये स्टार्टिंग में है और यहाँ पे स्टडी, ये न्यूरो इकोनॉमिक्स तो आ गया, मुझे कीवर्ड चाहिए, सेकेंड कीवर्ड स्टडी। अब यहाँ पे है डिस्कवरी हैव लेफ्ट द फील्ड नोन एज न्यूरो इकोनॉमिक्स विच स्टडीज, यहाँ पे स्टडी आ गया। तो अब क्या हो गया, मेरे पास 2 कीवर्ड एक सेंटेंस में आ गए। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना लोकेशन मिल गया, मुझे इसी सेंटेंस में अपना आंसर भी मिल जाएगा। तो मैं इस पूरे सेंटेंस को मैंने येलो कलर कर दिया है पहले से ही, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका जो कीवर्ड है वो कहाँ पे है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द राइटर इकोनोक्लास्ट आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज। अब उसने बताया कि राइटर के अनुसार इकोनोक्लास्ट जो हैं वो डिस्टिंक्टिव हैं। क्यों है, इसके बारे में आंसर ढूंढना है। तो पहले हम लोग कीवर्ड पेश करेंगे कि इकोनोक्लास्ट डिस्टिंक्टिव, ये कहाँ बात हुई है। अब आप देखिए कि मुझे यहाँ पे डिस्टिंक्ट बताना है। इकोनोक्लास्ट तो मुझे मिल गया, डिस्टिंक्ट ये डिफरेंट आ गया। डिस्टिंक्टिव तो होता है डिफरेंट, तो मुझे यहाँ पे कीवर्ड मिल गया और मेरा आंसर, ये जो सेंटेंस है जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस पूरे सेंटेंस में मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। मुझे और आगे जाने की ज़रूरत या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 2 कीवर्ड अपने इस लोकेशन पे मिल गए। चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द ब्रेन वर्क्स एफिशिएंटली बिकॉज। ये कह रहा है कि राइटर के अनुसार जो ब्रेन है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। क्यों करता है। अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड ढूंढना है, ब्रेन, एफिशिएंटली या वर्क्स, तो ये मैं ऊपर ढूंढूंगा। मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ब्रेन का डिफरेंट, यहाँ पे तो मेरा आंसर है ही नहीं। यहाँ ब्रेन सीक्रेट्स है, यहाँ पे आंसर है ही नहीं। यहाँ ब्रेन है लेकिन यहाँ पे मुझे एफिशिएंटली कुछ ढूंढा नहीं है। अब यहाँ पे आगे आ गया मैं, तो यहाँ पे आगे आ गया, तो यहाँ पे आ गया ब्रेन का आ गया, ब्रेन सफर्स। फिर इट होता है, ब्रेन मतलब इट रेफर करता है हमें ब्रेन की तरफ, तो वहाँ पे यहाँ पे ब्रेन आ गया, ब्रेन तो आ गया एफिशिएंटली, ये मुझे एफिशिएंटली मिल गया।
और जैसे ही मुझे ये एफिशिएंट टेबल मिल गया, मुझे पता लग गया कि मेरा आंसर इसी लोकेशन पे है, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पे। अब आप फोर्थ देखिए, उसमें है द राइटर सेज द परसेप्शन इज। अब मुझे बहुत इजी है, परसेप्शन ढूंढना है और उसके बाद उसके आंसर ढूंढूंगा। तो मैं देखता हूँ मुझे परसेप्शन कहाँ मिल गया। यहाँ पे ये देखिए, मैंने पहले ही मार्क किया हुआ परसेप्शन, तो मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर ये भी परसेप्शन है और ये भी परसेप्शन है। मुझे इतना पता कि मेरा आंसर अब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। आगे इसको डिटेल में करेंगे, पहले सिर्फ लोकेशन ढूंढनी है मैंने। अब आगे है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइटर एन आइकॉनोक्लास्टिक थिंकर। यहाँ पे आइकॉनोक्लास्टिक थिंकर की बात हुई है। अब मैंने ये कीवर्ड जो है आइकॉनोक्लास्टिक थिंकर, ये मैंने कीवर्ड अपने ढूंढना है पैराग्राफ में। तो लास्ट जो आंसर था मेरा यहाँ पे था, तो इससे आगे मैं जाऊँगा। यहाँ पे मुझे ये मिला आइकॉनोक्लास्ट, और यहाँ पे मुझे कोई भी थिंकर की बात नहीं मिली। मैं आगे चलूँगा, यहाँ मिला मुझे पोटेंशियल आइकॉनोक्लास्ट, पर यहाँ पे भी कोई थिंकर की बात मुझे नहीं मिली। अब मैं चलूँगा अगले पैराग्राफ में। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे आइकॉनोक्लास्ट ये मिला, और यहाँ पे भी मुझे कोई ब्रेन की बात तो मिली है, लेकिन थिंकर की बात यहाँ पे मुझे नहीं मिली। आगे चलूँगा, द प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, यहाँ मुझे मिल गया आइकॉनोक्लास्ट मिल गया, और यहाँ मुझे मिल गया थिंकिंग। अब देखिए, थिंकिंग और वो जो थिंकर होता है वही थिंक करते हैं, तो यहाँ पे आइकॉनोक्लास्ट थिंकर आ गया, तो मुझे अपना कीवर्ड यहाँ मिल गया और मुझे पता चल गया कि मेरा आंसर यहीं पे होने वाला है। सो अब मुझे अपने लोकेशन तो मिल गई है सब क्वेश्चंस की। अब मैं क्या करूँगा, अब इन लोकेशन में एक एक जाऊँगा, एक एक क्वेश्चन को मैं करूँगा इन डिटेल। तो हम लोग डिटेल्स में जाने के लिए इसका मैंने एक अलग से एक और बनाया हुआ है, वो उसको फाइल को उसको मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन को नीचे ले आया हूँ। जो मैंने लोकेशन आगे ऊपर ढूंढी थी, उस लोकेशन से वो मैं सेंटेंस नीचे लेके आ गया हूँ। ये इसलिए कि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े और आपको और मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट ना होना पड़े, हम लोग वहीं आंसर के पास रहेंगे। और मैंने क्या किया है, नीचे मैंने इसको पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। अब मैं हर एपिसोड में, हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि हमें ट्रांसलेट इसलिए करना है ताकि हमें ईजिली समझ आ जाए कि ये पूरा सेंटेंस क्या कह रहा है। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिनको समझने में प्रॉब्लम आती है, उन बच्चों के लिए भी है जिनको इंग्लिश समझ आती है लेकिन आंसर उनको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें अपने माइंड में, यहाँ पे तो मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तो अपने माइंड में इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, और जब आप माइंड में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको ईजिली आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है और इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, दीज डिस्कवरीज हैव लेड टू द फील्ड नोन एज न्यूरो इकोनॉमिक्स। इन डिस्कवरीज ने उस फील्ड को जन्म दिया है जिसे न्यूरो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। विच स्टडीज द ब्रेन सीक्रेट्स टू सक्सेस, जो सक्सेस के लिए ब्रेन सीक्रेट्स की स्टडी करता है। इन एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में दैट डिमांड्स इनोवेशन, जो कि इनोवेशन की मांग करता है। इनोवेशन मीन्स न्यू आइडिया की मांग करता है। एंड बीइंग एबल टू डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, और कॉम्पिटिटर से अलग तरीके से काम करने में भी एबल होता है। तो क्या हुआ, न्यूरो इकोनॉमिक्स सक्सेस के लिए ब्रेन सीक्रेट्स की स्टडी करता है, मतलब कि ये ब्रेन सीक्रेट्स की स्टडी का एक स्टडी है। ये न्यूरो इकोनॉमिक्स इसको टर्म को उसको बोला जाता है जो ब्रेन सीक्रेट्स की स्टडी को सक्सेस के लिए स्टडी करता है, और एक ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में स्टडी करता है जहाँ पे इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है और हमें कंप्यूटर से अलग काम करना होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन थी, मैंने चारों ऑप्शन को ट्रांसलेट किया और क्या बना, कॉज अ चेंज इन हाउ साइंटिस्ट स्टडीज अंडरस्टैंड ब्रेन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए ब्रेन केमिस्ट्री की बात तो हुई नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्रीन कलर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इसके ट्रांसलेट मैंने क्या निकला कि कैसे साइंटिस्ट ब्रेन केमिस्ट्री को समझते हैं और उसमें चेंज लेकर
आते हैं। तो ये उसकी स्टडी है न्यूरोइकोनॉमिक्स, तो इसकी तो स्टडी है ही नहीं है केमिस्ट्री की। तो अगला क्या था, अंडरस्टैंड्स हाउ गुड डिसीजंस आर मेड इन द ब्रेन, कि कैसे ब्रेन में गुड डिसीजंस लिए जाते हैं, ये इसके बारे में बोला। तो यहाँ पे देखिए इनोवेशन की बात हुई, यहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट की बात हुई, ब्रेन सीक्रेट्स की स्टडी की बात हुई सक्सेस के लिए। तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा लगता है, तो इसको मैं एज ग्रीन अभी नहीं करूँगा। अगला क्या है, अगला है अंडरस्टैंड हाउ ब्रेन इज लिंक टू अचीवमेंट इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड्स। अब देखिए मैंने इसको ग्रीन क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है ये आंसर हो सकता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। सो देखिए यहाँ पे जब मैंने अगले को सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट किया, क्या निकलता है, अंडरस्टैंड करता है। न्यूरो इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है कि ब्रेन कॉम्पिटिटिव फील्ड में अचीवमेंट्स के कैसे लिंक्ड है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की तो बात हुई है, पर यहाँ पे फील्ड्स या अचीवमेंट की बात यहाँ पे नहीं हुई है। कंपटीशन की बात तो हुई है, कॉम्पिटिटिव तो हो गया, तो कॉम्पिटिटर्स आ गया, लेकिन यहाँ पे अचीवमेंट की बात मेरे को इस सेंटेंस में नहीं हुई, तो ये भी मैंने इसको ग्रीन कर दिया क्योंकि अचीवमेंट की बात तो यहाँ पे हुई नहीं है। अब फोर्थ क्या, ट्रेस द स्पेसिफिक फायरिंग पैटर्न्स ऑफ न्यूरॉन्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। क्या सर मीनिंग है, ब्रेन्स के डिफरेंट एरियाज में न्यूरॉन्स के स्पेसिफिक फायरिंग पैटर्न्स का पता लगाता है। अब यहाँ पे तो ये बात तो बिल्कुल नहीं है, न्यूरॉन्स की बात तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको भी ग्रीन कर दिया। अब मेरे पास बचा कौन सा, ये जो मुझे लगता था पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो अब क्या है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीपली बढ़ूंगा। अंडरस्टैंड्स हाउ गुड डिसीजंस आर मेड इन द ब्रेन, ये अंडरस्टैंड करता है न्यूरो इकोनॉमिक्स कि कैसे गुड डिसीजन लिए जाते हैं ब्रेन में। अब यहाँ पे देखिए ब्रेन सीक्रेट्स मतलब ब्रेन में सक्सेस के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट जो इनोवेशन मतलब ब्रेन की स्टडी करता है, ब्रेन सीक्रेट्स की स्टडी करता है, जो सक्सेस के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो इनोवेशन डिमांड करता है, कॉम्पिटिटर से अलग काम करने में एबल होता है, उसकी चीज़ की स्टडी करता है। तो उससे मुझे यहाँ श्योर हो गया कि ये मेरा आंसर अब फाइनल है, बाकी सारे मेरे आंसर कट गए। सो हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। आगे देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द राइटर आइकोनोक्लास्ट आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज। ये मैंने क्वेश्चन का मतलब क्या है कि राइटर के अनुसार जो इकोनोक्लास्ट हैं वो अलग है, क्यों अलग है, इसका आंसर हमने यहाँ पे ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो ये कीवर्ड था, ये मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे है। तो मैंने इस सेंटेंस, जिस सेंटेंस में मुझे मेरे कीवर्ड्स मिले, मैं उसी सेंटेंस को नीचे लेके जाऊंगा, मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा और पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बताता रहूँगा कि हमें जिस सेंटेंस में अपने कीवर्ड्स मिले, हमें उसी सेंटेंस में अपना आंसर ढूंढना है, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो और चाहे वो MCQs हो। तो इस सेंटेंस को मैं नीचे लेके जाऊंगा और इससे मैं अपना आंसर ढूंढूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे ले आया हूँ और मैंने इसको ट्रांसलेट भी यहाँ पे किया है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, दिस डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट, उसकी डेफिनेशन का मतलब है कि आइकोनोक्लास्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। जो आइकोनोक्लास्ट है वो दूसरे लोग से अलग है, बट मोर प्रिसाइजली, ये क्या है, लेकिन प्रिसाइजली रूप से, प्रिसाइजली मीन्स डिटेल में, इट इज देयर ब्रेन्स दैट आर डिफरेंट, ये उनके ब्रेन है, आइकोनोक्लास्ट के ब्रेन है जो कि डिफरेंट है, इन 3 डिस्टिंक्ट वेज, जो कि 3 तरह से, 3 अलग तरीकों से लोगों से डिफरेंट है। मतलब इट इज देयर ब्रेन्स दैट आर डिफरेंट इन 3 डिस्टिंक्ट वेज, और ये है, ये उनका ब्रेन है जो 3 डिफरेंट वेज में दूसरों से अलग है। और 3 डिफरेंट वेज कौन से हैं, परसेप्शन, फेयर रिस्पॉन्स एंड सोशल इंटेलिजेंस। परसेप्शन का मतलब क्या है, एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग। सो इस हिसाब से
फेयर रिस्पॉन्स और सोशल इंटेलिजेंस के हिसाब से ये इनका ब्रेन है जो डिफरेंट है इन डिस्टिंक्ट वेज से। तो मुझे अब आंसर ढूंढना है कि क्या ये आंसर मुझे इन जो ऑप्शन दी इसमें कहाँ है। अब देखिए इसमें पहली ऑप्शन क्या थी मुझे मिली है, दे क्रिएट अनयूजुअल ब्रेन सर्किट्स। तो ये साफ साफ ही ग्रीन है कि वे अनयूजुअल ब्रेन सर्किट्स बनाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ ताकि मुझे ये एलिमिनेट हो गया फर्स्ट पढ़ते साथ ही। देयर ब्रेन फंक्शन डिफरेंटली, उनका ब्रेन जो है अलग तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझे था कि उनका ब्रेन डिफरेंट तो है, ये तो ठीक हो गया ब्रेन और यहाँ पे डिफरेंट। अब फंक्शन अलग तरीके से करता है ये नहीं बताया गया, यहाँ फंक्शन की बात नहीं बताई गई। यहाँ बताया गया है कि इट इज देयर ब्रेन्स दैट आर डिफरेंट, ये उनका ब्रेन है जो कि डिफरेंट है। फंक्शन डिफरेंट करता है ये बोला नहीं गया, ये बताया यहाँ बताया गया है कि उनका ब्रेन जो है वो डिफरेंट होता है। किस वेज में डिफरेंट होता है, वो परसेप्शन, फेयर रिस्पॉन्स एंड सोशल इंटेलिजेंस वेज में डिफरेंट है। मतलब वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने में और उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है उस चीज़ में, और फेयर का रिस्पॉन्स कैसे देना है, और सोशल इंटेलिजेंस में, इन तीन चीज़ों से वो डिफरेंट है। ये बिल्कुल इन तीन चीज़ों से डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ों में वो सेम है। सो द ब्रेन फंक्शन डिफरेंटली, इसकी बात यहाँ पे नहीं की गई। यहाँ इतना बोला गया है कि इनका ब्रेन जो है वो डिफरेंट होता है तीन तरीकों से, तो यहाँ पे वो नहीं बात की गई। अगर यहाँ लिखा होता देयर ब्रेन फंक्शन डिफरेंटली इन 3 डिफरेंट वेज, तो हाँ हो सकता था यहाँ ये आंसर बन जाता, पर यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज की नहीं, यहाँ पे लिखा बिल्कुल ही वो फंक्शन डिफरेंट करता है। तो ये भी मेरा आंसर अब ग्रीन हो गया। अब चलिए आगे, देयर पर्सनैलिटीज आर डिस्टिंक्टिव, उनकी पर्सनैलिटी क्लियरली डिफरेंट है। आप देख, तो मुझे ये लगता तो है, अब मुझे एक लास्ट ऑप्शन भी क्लियर करनी है कि कहीं वो तो नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, दे मेक डिसीजन ईजली, यहाँ पे ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं कहेगी। उनका ब्रेन जो है वो डिसीजन लेता है बड़ा ईजिली, या वो खुद डिसीजन बहुत ईजिली लेते हैं, ऐसी बात यहाँ पे नहीं की गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये भी ग्रीन हो गया और मेरा आंसर क्लियर हो गया कि उनकी पर्सनैलिटीज क्लियरली डिफरेंट है। क्लियरली कैसे, ये देखिए यहाँ पे 3 तरीके से उनका ब्रेन डिफरेंट काम करता है, और वहाँ पे 3 तरीके क्या हैं, ये वाली परसेप्शन, फेयर रिस्पॉन्स एंड सोशल इंटेलिजेंस, जो कि क्या होता है उनकी एक पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि उनकी पर्सनैलिटी क्लियरली डिफरेंट है। सो हम लोग चलते हैं आगे देखिए मेरा क्वेश्चन है थर्ड। देखिए यहाँ 4 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन थर्ड बनता है। मैंने यहाँ पे सेटिंग करने की कोशिश की, लेकिन ये बार 4 आ रहा था, तो यहाँ 4 पे मत जाइए, ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर द ब्रेन वर्क्स एफिशिएंटली बिकॉज, राइटर के अनुसार जो ब्रेन है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। अब ये करता है, क्यों करता है, हम लोग ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब मैं आंसर ढूंढने गया था तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे लिखा था एफिशिएंटली, तो मैंने ये कहा था इट मीन्स ब्रेन। तो ब्रेन ये मैंने सेंटेंस था, तो ये मैंने यहाँ से देखा। अब इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या बनता है, अपना यहाँ को इसको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है इसका मीनिंग, इट हैज़ ए फिक्स एनर्जी बजट, इसके पास क्या है, फिक्स्ड है एनर्जी बजट, अबाउट द सेम एज 40 वॉट लाइट बल्ब। मतलब जितना एक 40 वॉट लाइट बल्ब का एनर्जी होता है उतना ही इसके पास एनर्जी होती है, एनर्जी बजट होता है। सो इट हैज़ इवॉल्व टू वर्क एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। सो इसका इवॉल्व हुआ है उतने ही एफिशिएंटली काम करने का जितना कि ये एज पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा, इस सेंटेंस से पढ़ा हमने कि इट हैज़ ए फिक्स एनर्जी बजट, जितना कि उस बल्ब के पास होता है, 40 वॉट बल्ब के पास होता है। सो ये क्या हुआ, एफिशिएंटली काम करने के लिए ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देखूँ, ये आइज़ को तेज़ी से यूज़ करता है, नहीं। दूसरा, इट इंटरप्रेट्स डेटा लॉजिकली, ये बात नहीं हुई। इट जनरेट्स इट्स ओन एनर्जी, ये बात नहीं हुई, एनर्जी अपनी खुद जनरेट करता है। ये इतना लिखा है कि उसके पास उतनी एनर्जी तो होती है, पर ये अपनी एनर्जी जनरेट करता है, इसकी बात वहाँ पे नहीं हुई। इट रिलाइज ऑन प्रीवियस इवेंट्स, यहाँ पे ये बात नहीं हुई। तो ये जो सेंटेंस जो मैं लेके आया, जिसमें मुझे कीवर्ड मिला था,
उसमें आंसर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे जाना पड़ेगा। अगर मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ और अगर मेरा ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, मेरा टाइम कंज्यूम करेगा। अगले क्वेश्चन में मेरा टाइम कम लगेगा, अगला क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस पर मुझे आंसर नहीं मिला, तो एग्ज़ाम में तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे हाँ मुझे आगे जाना पड़ेगा, आगे और पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस के आगे, तो मुझे देखना पड़ेगा आंसर कहाँ है। आपके लिए मैं ज़रूर इसमें आपको बताऊंगा कि ये आंसर कैसा बना, कहाँ से बना, लेकिन मैं आपको फिर ये आपको गाइड करूंगा कि एग्ज़ाम में अगर आपको एक सेंटेंस में आंसर नहीं मिल रहा और आगे दिस इट भी नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। इस सेंटेंस में नहीं मिला तो मैंने क्या किया, मैंने उसके नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये वाला, दिस इज़ वेयर वाला, फॉर एग्जाम्पल वाला, ये सारा उठाना पड़ गया, मुझे सारा पढ़ना पड़ गया। और देखिए कैसे आंसर बन रहा है यहाँ पे, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ मैंने आगे, When confronted with information streaming from the eyes, जब आईज से स्ट्रीमिंग होने वाली सूचना से ब्रेन का सामना होता है, the brain will interpret this information in the quickest way possible, तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन की क्विकेस्ट वे से पॉसिबल इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या करता है। Thus it will draw on, इस प्रकार से ये ड्रॉ ऑन करना, ड्रॉ ऑन मतलब यूज करेगा, किसको यूज करेगा, बोथ पास्ट एक्सपीरियंस एंड एनी अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार ये दोनों पास्ट एक्सपीरियंस एंड अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करता है, सच एज व्हाट अदर पीपल से, जैसा कि अदर पीपल क्या कहते हैं, टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इट इज सीइंग, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो क्या देख रहा है। सो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, जब आई से स्ट्रीमिंग होने वाली सूचना से ब्रेन का सामना होता है, देखिए जब आई से कुछ देखते हैं, ठीक है, उससे जो ब्रेन का सामना होता है तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन की क्योंकि वे से पॉसिबल इंटरप्रेट करता है। जब भी हम आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो हम लोग आंखों से देख रहे होते हैं वो कहाँ जा रही होती है, हमारे ब्रेन में जा रही होती है, और ब्रेन वो इंफॉर्मेशन को अपनी व्याख्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। इस कैसे करता है, वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस और अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है और फिर देखता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है कि ये मैंने पहले देखी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं और तो नहीं हुई, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सब ब्रेन उसके उसी वक्त सारा काम करना शुरू कर देता है ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि वो क्या देख रहा है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को मिलाता है और फिर देखता है कि ये जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है वो क्या है। तो ये उसने सारे इस सेंटेंस में हमें बताया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इट यूजेस द आईज क्विकली, वो आंखों को तेजी से यूज करता है, नहीं, ऐसी बात तो यहाँ पे ये ही नहीं हुई। यहाँ पे आईज से जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को किस वे से इंटरप्रेट करता है, वो आईज को तेजी से यूज करता है, इसकी बात नहीं हुई। ये डेटा की लॉजिकली व्याख्या करता है, नहीं, ऐसी तो बिल्कुल बात भी नहीं हुई। तो मैं इसको ग्रीन कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे डेटा की तो बात हुई नहीं। ये अपनी एनर्जी से जनरेट करता है, इट जनरेट्स इट्स ओन एनर्जी, ऐसी बात भी यहाँ पे नहीं हुई, तो मैं इसको भी ग्रीन कर दूंगा। फोर्थ क्या, ये प्रीवियस इवेंट्स पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे क्या था, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पास्ट एक्सपीरियंस और अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है, वो देखता है कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या देख रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए, तो यस हाँ वो प्रीवियस इवेंट्स पे निर्भर करता है। तो ये मेरा आंसर मुझे यहाँ से मिल गया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सेंटेंस हमें जहाँ पे होना चाहिए था आंसर वहाँ पे नहीं मिला, तो एग्ज़ाम में मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए, मैंने ये बताने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर हुई है वो मैं यहाँ पे ले आया। लेकिन अगर मैं, आप देखिए, अगर मैं
एक क्वेश्चन को समझने के लिए ये सारा का सारा उठाऊंगा। यहाँ एफिशिएंटली की बात हुई, ये सारा का सारा मैं यहाँ तक उठाऊंगा। अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मुझे आदत पड़ जाएगी हर जगह पे हर पैराग्राफ में इतने लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ने की, इतने लंबे लंबे सेंटेंस को समझने की, जो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना, जो कि मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और मुझे आदत भी पड़ जाएगी कि मुझे यहाँ से तो आंसर मिल नहीं रहा तो मैं आगे पढ़ लेता हूँ, मैं और इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ। और अगर आंसर मिल भी रहा होगा उस केस में भी मुझे आदत पड़ जाएगी मैं आगे से थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पढ़ लूँ, ये समझने के कि मेरा आंसर बिल्कुल यहीं से, मेरा आंसर क्या बनता है, यहाँ से क्या मुझे समझ आ रहा है। तो अगर मैं इतना बड़ा पढ़ना शुरू कर दूंगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मुझे टाइम बहुत ले लेगा और मैं अपने एग्ज़ाम में जितने नंबर मुझे चाहिए शायद वो भी ना ले पाऊँ। तो एग्ज़ाम में मैं ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करूँगा, एक आधे नंबर को मैं छोड़ दूँगा। लेकिन वीडियो है और वीडियो मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट परसेप्शन इज। अब राइटर कहता है परसेप्शन है, क्या है ये राइटर बताता है। अब मैं जब आपको कीवर्ड दिखाए थे तो मैंने दिखाया था कि हमारा कीवर्ड था यहाँ पे, ये रहा परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन इज, और ये रहा परसेप्शन इज। अब मेरे पास दो जगह पे था तो मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ से देखना है मेरा परसेप्शन का आंसर बनता है कि नहीं बनता है। अगर मेरा आंसर यहाँ से नहीं बना तो मैं इसको लूँगा नेक्स्ट सेंटेंस को, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आंसर क्या है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कीवर्ड्स तो मिले नहीं, सिर्फ परसेप्शन मिला है और इसकी बात दो जगह हुई है। तो मुझे अब यहाँ पे कोई और चारा तो मेरे पास है नहीं। सो आई हैव टू लुक इनटू बोथ दीज सेंटेंसेज। इफ आई विल नॉट गेट द आंसर फ्रॉम अ फर्स्ट सेंटेंस देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले मैं ये सेंटेंस लूँगा, मुझे पता है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा छोटा है। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने अगला सेंटेंस भी इसी में इंक्लूड कर लिया। बिकॉज क्या रीज़न है कि ये सेंटेंस बहुत ही छोटा था। मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बताया है कि अगर सेंटेंस छोटा हो तो मुझे नेक्स्ट सेंटेंस लेना ही पड़ेगा। तो मैंने वो यहाँ से लिया और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं ले आया और मैंने इसको कर लिया है ट्रांसलेट। Again and again I'm saying I'm not making it for those people who can understand English very well. I'm making it for both kind of people कि ताकि उनको भी समझ आए जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनको भी समझ आए जो अंडरस्टैंड नहीं करते। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परसेप्शन केवल आपकी आइज़ या ईयर्स जो आपके ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं उसका एक प्रोडक्ट नहीं है। परसेप्शन इज नॉट ओनली ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट योर आइज़ और ईयर्स ट्रांसमिट टू योर ब्रेन। ठीक है, जो आइज़ और ब्रेन आपको ट्रांसमिट करते हैं वही परसेप्शन नहीं है। ठीक है, मोर देन द फिजिकल रियलिटी ऑफ फोटोन्स और साउंड वेव्स। फोटोन या साउंड वेव्स की फिजिकल रियलिटी से अधिक परसेप्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। परसेप्शन ब्रेन का एक प्रोडक्ट है। सो मुझे यहाँ से क्या समझ आया कि परसेप्शन जो है वो एक आइज़ और जो एयर ट्रांसफर करते हैं उसी का एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। मोर देन द फिजिकल रियलिटी ऑफ फोटोन्स एंड साउंड वेव्स। देखिए फोटोन्स जो आइज से और साउंड वेव जो कानों से, सो उसकी रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। परसेप्शन एक ब्रेन का एक प्रोडक्ट है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या मुझे ऑप्शन दिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन्स एंड साउंड वेव्स। अब परसेप्शन क्या है, फोटोन्स और साउंड वेव्स का कॉम्बिनेशन है। अब हमें कहा गया बोला है कि फोटोन्स एंड साउंड वेव्स की फिजिकल रियलिटी से भी अधिक, तो यहाँ पे ये तो बना नहीं, उससे भी अधिक है, उससे वो नहीं है, उससे कम भी नहीं है, उससे अधिक है। तो यहाँ से ये मेरा जो पहला है ये मेरा ग्रीन हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, आपकी सेंस जो ट्रांसमिट करती है उसका एक रिलायबल प्रोडक्ट है। आपकी सेंस मतलब क्या है, जो आपने देखा या जो आपने सुना। अब यहाँ बोला कि वही नहीं है। देखिए पहली लाइन में क्या बोला, परसेप्शन केवल आपकी आइज या एयर जो आपके ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं उसका एक प्रोडक्ट नहीं है। परसेप्शन इज नॉट सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट योर आइज और एयर्स ट्रांसमिट टू योर ब्रेन। तो उसमें क्लियर हो गया कि ये वो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। तो आपकी सेंस जो ट्रांसमिट करती है उसका एक रिलायबल प्रोडक्ट है। ये भी मेरा आंसर हो गया गलत। अब तीसरा क्या है, ब्रेन प्रोसेसेस का एक रिजल्ट ऑफ ब्रेन प्रोसेसेस। तो परसेप्शन ब्रेन का एक प्रोडक्ट है
मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मैं अभी इसको ग्रीन फिर भी नहीं करूँगा जब तक मुझे क्लियर ना हो जाए कि अगला इसका आंसर है या नहीं है। अगला क्या कहता है, अ प्रोसेस वी आर यूजली कॉन्शियस ऑफ, एक ऐसा प्रोसेस जिसके प्रति हम यूजली कॉन्शियस रहते हैं। ऐसी बात तो इस सेंटेंस में नहीं हुई, और ये भी मेरा हो गया ग्रीन। और यहाँ पे लास्ट में क्या था, परसेप्शन ब्रेन का एक प्रोडक्ट है, परसेप्शन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन। तो वहाँ से मुझे ये आंसर मुझे क्लियर हो गया कि यही मेरा आंसर बनता है, ब्रेन प्रोसेस का एक रिजल्ट। क्लियर है जी, चलते हैं हम आगे। अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द राइटर एंड आइकोनोक्लास्टिक थिंकर। अब उसने बताया कि राइटर के अनुसार एक आइकोनोक्लास्टिक थिंकर क्या है। ये हमने इसका कीवर्ड ढूंढा था, मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ इसका कीवर्ड। हमने यहाँ पे ढूंढा था, ये देखिए यहाँ पे इसकी थिंकिंग की बात आई थी और यहाँ पे आइकोनोक्लास्ट आया था, और अगले सेंटेंस में भी देखिए आइकोनोक्लास्टिक थिंकिंग यहाँ पे भी आई है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों सेंटेंस को इकट्ठे उठा लिया। अगर मुझे फर्स्ट सेंटेंस से आंसर नहीं मिला तो उस केस में मैं अगले सेंटेंस पे जाऊंगा, और मैंने इनको उठा के यहाँ पे मैं ले आया और ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने इनको किया है ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया फर्स्ट सेंटेंस को। देखिए यहाँ पे क्या है, फेयर इज ए मेजर इम्पेडिमेंट टू थिंकिंग लाइक एन आइकोनोक्लास्ट। तो जो डर है वो फेयर जो है, डर है आइकोनोक्लास्ट की तरह सोचने की एक बड़ी बाधा है। मतलब वो हमें वैसा सोचने में मदद करता ही नहीं है, वो एक हमारे लिए एक बाधा है। ठीक है जी, बाधा मतलब क्या हो गया, इम्पेडिमेंट, वो एक बाधा है। एंड स्टॉप्स द एवरेज पर्सन इन हिज ट्रैक्स, और एवरेज पर्सन को उसकी राह में रोकता है। तो सबसे बड़ी बाधा कौन सी है हमारे रास्ते में, फेयर है। वो एक एवरेज पर्सन को अपनी राह में रोक देता है। तो अगर देखिए इसका कोई आंसर यहाँ मिलता है कि वो फेयर के बारे में, और वो एक बाधा है, ब्रेन के एक हिस्से को, परपेचुअल थिंकिंग को सेंट्रलाइज करता है, नो। अवॉइड्स कॉग्निटिव ट्रैप्स, नो। यहाँ पे ट्रैप्स लिखा हुआ है, ये मैंने आपको, ये प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये एक आंसर का पार्ट नहीं है। प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स, कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बात फर्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट सेंटेंस में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। हैज़ ए ब्रेन दैट इज हार्ड वायर्ड फॉर लर्निंग, ऐसी बात भी फर्स्ट सेंटेंस में नहीं हुई। हैज़ मोर अपॉर्चुनिटीज देन द एवरेज पर्सन, कि जो आइकोनोक्लास्टिक थिंकर उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं एवरेज पर्सन से। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फेयर एवरेज पर्सन के रास्ते में बाधा है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आइकोनोक्लास्ट के पास दूसरे लोगों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस से यहाँ पे आंसर नहीं बना। वही मैंने कहा कि मैं दो सेंटेंस इकट्ठे लेके आ गया, इसलिए क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट सेंटेंस से आंसर नहीं बना तो मैं आगे जाऊँगा। तो मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस को मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट, क्योंकि यहाँ से मेरा आंसर नहीं बना और मेरा कीवर्ड आगे भी था। तो मैं वहाँ से अब देखूँगा कि मेरा आंसर वहाँ बनता है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फेयर, फेयर कई प्रकार के होते हैं, बट द टू दैट इनहिबिट आइकोनोक्लास्टिक थिंकिंग, और लेकिन दो जो आइकोनोक्लास्टिक थिंकिंग को रोकते हैं, मतलब इनहिबिट मीन्स जो रोकते हैं, किससे रोकते हैं, उनके जैसा सोचने के लिए जो रोकते हैं, वो दो चीज़ें हैं। वो कौन सी हैं, देखिए, एंड पीपल जनरली फाइंड डिफिकल्ट टू डील विद, जो लोगों को क्या क्या होता है, जिनसे डील करना लोगों के लिए जनरली डिफिकल्ट होता है, और वो क्या है, आर फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फेयर ऑफ पब्लिक, वो पब्लिक, और क्या है, वह अनसर्टेनिटी और पब्लिक का डर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फेयर, कई प्रकार के फेयर होते हैं, और दो ऐसे फेयर होते हैं जो हमें आइकोनोक्लास्टिक थिंकिंग की तरह सोचने से रोकते हैं और जिनको हमें डील करने में भी डिफिकल्टी आती है। वो दो तरह के फेयर हैं, वो क्या है, फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फेयर ऑफ पब्लिक। ये दो चीज़ें हैं जो हमें उनके ज़्यादा सोचने में प्रॉब्लम देते हैं। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा आंसर है हमारे पास। अब यहाँ पे लिखा है सेंट्रलाइजेस
परसेप्चुअल थिंकिंग इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के एक हिस्से में परसेप्चुअल थिंकिंग को सेंट्रलाइज करता है। ऐसी बात तो इस सेंटेंस में नहीं हुई, तो ये हो गया मेरा ग्रीन। अब ये क्या हो गया आगे, कॉग्निटिव ट्रैप। अब कॉग्निटिव ट्रैप, कॉग्निटिव का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब कॉग्निटिव ट्रैप क्या होता है, कॉग्निटिव ट्रैप होता है नेगेटिव थॉट्स पैटर्न दैट कैन लीड अस टू बिलीव थिंग्स आरंट नेसेसरली ट्रू। अब क्या है कॉग्निटिव ट्रैप्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसी नेगेटिव थॉट्स जो हमें ये सोचने में मजबूर करती हैं कि जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव ट्रैप्स से बचाता है। अब क्या है कि जो आइकॉनोक्लास्टिक थिंकर है वो कॉग्निटिव ट्रैप्स से बचाता नहीं है, बचता है। मतलब क्या हो गया, ऐसी थिंकिंग जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती है और हमें ऐसा बिलीव करते कि ये चीज़ें असली नहीं है, उससे ये बचाता है। तो क्या हो गया कि उसके जैसी सोच, मतलब एक आइकॉनोक्लास्टिक थिंकर के जैसी सोच जो है वो क्या होती है, वो हमें कॉग्निटिव ट्रैप से बचता है या बचाता है। उसके जैसा अगर सोचेंगे तो बचाता है, और अगर वो जो थिंकर है वो बचता है। तो यहाँ पे लिखा था कि फियर कई प्रकार के होते हैं, और जो दो हैं जो हमें उनके जैसे सोचने में प्रॉब्लम देते हैं वो ये है, अगर ये हमारे में अगर ये फियर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ पब्लिक ना हो तो हम उनके जैसा भी हम सोच सकते हैं, ये बताया गया। तो ये मुझे लगता है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे बाकी भी पढ़ने हैं। हैज़ ए ब्रेन दैट इज़ हार्ड वाइर्ड फॉर लर्निंग, ये ऐसी बात तो नहीं हुई है कि हार्ड वाइर्ड किया गया वो लर्निंग के लिए। उसके पास एक ऐसा ब्रेन है जो लर्निंग के लिए हार्ड वाइर्ड, मतलब हार्ड वाइर्ड मीन्स जुड़ा हुआ है, लर्निंग के लिए ब्रेन के साथ जुड़ा है। हार्ड वाइर्ड मीन्स ब्रेन के साथ, हार्ड वाइर्ड मीन्स जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है, ब्रेन के साथ। ऐसी बात भी यहाँ पे नहीं हुई, तो ये मैंने कर दिया ग्रीन। और यहाँ पे तो मैंने ये पहले कह दिया था, ये तो आंसर बनता ही नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में ये आंसर बिल्कुल नहीं बना, जिस सेंटेंस को मैंने काट दिया, तो ये भी हो गया मेरा ग्रीन। तो मेरे पास बचा ये कि यहाँ पे ये आंसर क्यों बना, क्योंकि वो हमें आइकॉनोक्लास्टिक थिंकिंग से जो रोकता है वो दो तरह के फेयर होते हैं। अगर ये फेयर ना हो तो हम भी उनके जैसा सोच सकते हैं। तो क्या मतलब जो आइकॉनोक्लास्टिक थिंकर होता है उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती, वो फेयर आने ही देता। तो क्या करता है, वो कॉग्निटिव ट्रैप से बचता है। आई बिलीव दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि मल्टीपल चॉइस में आनी चाहिए। आपको ये तरीका मेरा अपनाना चाहिए, थोड़ा सा ट्रांसलेट करना चाहिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ढूंढने में ज़्यादा मदद मिल जाए। और अगर आपको कोई भी किसी और भी प्रॉब्लम आती है मल्टीपल चॉइस में, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक more and more videos like these. So keep watching my channel. Thank you.